वेलकम टू होम साइंस स्टडी। आज हम बात करेंगे कॉटन के बारे में। उनको अच्छे से क्लासिफाई करेंगे, जिसमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। यानी उनकी विशेषता क्या है, जिसमें भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और प्रोडक्शन, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, उसका पुनर्निर्माण कहाँ से, कैसे वो धागा तैयार होता है, कपड़ा उससे बनता है, यानी वो रेशों से, यानी किससे वो प्राप्त होता है। प्राकृतिक रेशों में जैसे कॉटन है, तो कॉटन से वो रेशा कैसे बनता है और कपड़े तैयार होते हैं। ठीक है, तो हैस ने अपनी पुस्तक टेक्सटाइल फाइबर एंड देयर यूजेस में कपास को रेशों का राजा बताया है। तो रेशों को जो ये कॉटन है वो रेशों का राजा भी कहा जाता है, और इसे हेयर सीड्स भी बोलते हैं, बीजों का बाल। क्योंकि कपास एक ऐसा रेशा है जिसका उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है। कपास क्या है? कपास एक ऐसा रेशा है जिसका प्रयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है। फिर देखिए, इससे पहनने के वस्त्र, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, तौलिए आदि बनाए जाते हैं। कपास से निर्मित वस्त्र सबसे सस्ते होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं, मजबूती में इनके समान कोई अन्य वस्त्र नहीं होता। यह एक वानस्पतिक प्राकृतिक रेशा है, तंतु है जिसमें सेलुलोज रहता है। जितने भी प्लांट फाइबर है उनमें सेलुलोज प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कपास को ओटना। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन की बात करेंगे। कपास से तंतु का निर्माण कैसे होता है, तो एक ये नोट करते जाइएगा। तो कपास का ओटना, जिसे गिनिंग भी बोलते हैं, या चुनना, अपनी भाषा में चुनना बोलते हैं कपास को। यानी जब कॉटन के कपड़े जब फूल जाते हैं, कॉटन बॉल होता है ना, तो वो जब कोई पक जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उसमें से जो कोई वो होते हैं ऊपर कॉटन बॉल, वो कॉटन दिखाई देने लगते हैं, तो कॉटन को निकाला जाता है। तो कॉटन के बीच में भी बीज होते हैं, बीच में बीज होते हैं, जिसे बिनौले कहते हैं। तो बिनौले को अलग किया जाता है, बीज को अलग किया जाता है, यानी ये अशुद्धियाँ हैं, इनका कोई काम नहीं। लेकिन जो वो कॉटन है, कॉटन को रखते हैं मिल में भेजने के लिए, जिससे कपड़ा बन सके। तो ओढ़ते हैं, यानी कपास को चुनने के बाद उनके बिनौले और कपास के तंतुओं को अलग किया जाता है। और कपास हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, कपास के तंतुओं को अलग किया जाता है, और अन्य अशुद्धियाँ जैसे पत्तों के बचे कुचे भाग, धूल, इन सबको अलग किया जाता है। तो पहला हो गया कपास को ओटना। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है गांठ तैयार करना। वो सब चुनने के अंतर्गत आ गया। चरखी द्वारा पहले होता था, अब मशीनों द्वारा ही काम होने लगा है, चुनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब दूसरा है गांठ तैयार करना। गांठ तैयार करना, जिसे बैलिंग भी बोलते हैं, गांठ तैयार करना। ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि इनकी प्रोसेसिंग दी हुई है, इनका जो क्रम है, तंतु निर्माण का क्रम, तो एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, उनको सीक्वेंस में लगाना है ना। तो दूसरा हो गया गांठ तैयार करना, यानी बैलिंग। कपास के तंतुओं को अच्छी तरह से स्वच्छ करके आयताकार गांठें तैयार की जाती है। उन्हें पटसन या पॉलीप्रोपिलीन के वस्त्र से लपेटा जाता है और लोहे की पत्तियों से कसकर बांध दिया जाता है, और गांठें बाद में मिल में भेज दी जाती है। यानी पत्तियों में चुनने के बाद पत्तियों में बांधते जा रहे हैं, फंसाते जा रहे हैं। अब उनका काम यहाँ पर ख़त्म, अब सीधे मिल में भेज दिया गया। ठीक है, अब जो भी काम होगा मिल में जो काम करते हैं वो सब करेंगे। अब वहाँ जाने के बाद गांठों को खोलना, तीसरा प्रोसेस होता है गांठों खोलना। वहाँ जाएंगे तो गांठों को खोला जाएगा, आपस में मिलाया जाएगा। जो पत्तियों में बंधे हुए हैं वो गांठों खोलेंगे और आपस में मिलाते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस, कपास को धुनना। कपास को धुनना, ये नेक्स्ट आ गया है। धुनना, कपास से बीजों को अलग करने के बाद इनके तंतु एक दूसरे से उलझे या लिपटे रहते हैं, इन्हें धुनने की आवश्यकता होती है, इसलिए धुना जाता है। ये अशुद्धियाँ, जैसे कुछ बीज रह जाते हैं उसके बाद भी पूरी तरह से साफ कहाँ हो पाते हैं, तो उसके लिए भी धुना जाता है। जिससे जैसे रजाई को धुना जाता है ना, मार्केट में जाते हैं तो रजाई जब लेते हैं तो उसमें धुनाई होती है, या धुनाई के लिए भेजते भी हैं। ठीक है, जो आपस में लिपटे होते हैं, धुनाई की प्रक्रिया होती है। तो फिर नेक्स्ट है कंघी करना, कॉम्बिंग। ठीक है, क्या हो गया, नेक्स्ट है कॉम्बिंग। ये देखिए, तो इस प्रक्रिया में तंतु समानांतर तथा सीधे हो जाते हैं। अब जो कॉम्बिंग, जैसे हम लोग कंघी करते हैं बालों में, तो उसी तरीके से रेशों पर कॉम्बिंग की जाती है, जिससे बड़े रेशे रहते हैं और छोटे अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पोनी बनाना। पोनी बनाना, जैसे चोटी करते हैं उस तरह से पोनियाँ बनाई जाती है, और कपास की कताई आसान हो जाती है इससे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है खींचना। जब पोनी बनाई जाती है तो उन्हें आपस में खींचेंगे, तो जब खींचेंगे तो और पतली होगी और कुछ लंबे रेसे कुछ छोटे रेसे रह जाएंगे। और खींची यानी 3 बार खींची जाती है, ठीक है, तो जिससे कुछ लंबे और कुछ छोटे रेसे, तो लंबे रेसों के काम रखते हैं, है ना, यानी उसके जहाँ पर लंबे रेसे हैं उसी के बराबर फिर कताई की जाती है जिससे रेसे बराबर में आ सके। तो ये कताई की प्रोसेसिंग आती है। इन पतली पोनियों की कताई फ्रेम द्वारा की जाती है। कताई हेतु रिंग फ्रेम या म्यूल फ्रेम का उपयोग किया जाता है। जितना तंतु बारीक होगा वस्त्र उतना ही अच्छी किस्म का बनेगा। तो ये कताई हो गया, ठीक है, कताई का काम हो गया। फिर है बुनाई। बुनाई वीविंग, धागा तैयार होने के बाद वस्त्र तैयार किया जाता है। तंतु से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया बुनाई कही जाती है, ठीक है। बुनाई के लिए यदि जीन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ट्विल बुनाई, साधारण कपड़ों के लिए सादी, ये देखिए दिया हुआ है, सादी बुनाई, बास्केट या रिब बुनाई, इस तरीके से दिया गया है। फिर नेक्स्ट है परिसज्जा। और जब बुनाई हो जाती है तो उसको परिसज्जित किया जाता है। किसके थ्रू? विरंजन क्रिया, जैसे ब्लीच करते हैं, रंगाई, माड़ भी कॉटन के कपड़े पे की जाती है, प्रिंटिंग करना, ये सब चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन ख़त्म होता है। क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग में? पहला है ओढ़ना, यानी चुनेंगे, गांठ तैयार करेंगे और पतली जो पत्ती है उसमें जो है लोहे की पत्ती में फंसाते जाएंगे, फिर मिल में भेज दिया जाएगा, फिर वहीं मिल में ही गांठों को खोला जाएगा, आपस में मिलाया जाएगा। कपास की धुनाई होगी, ठीक है, कपास की धुनाई, कंघी करना, पोनी बनाना, खींचना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कताई, बुनाई और परिसज्जा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कपास की विशेषता। अब विशेषताओं की बात करेंगे। इनकी विशेषता 2 प्रकार की है, फिजिकल और केमिकल। भौतिक विशेषता, रासायनिक विशेषता। तो भौतिक विशेषता की बात करते हैं तो भौतिक विशेषताओं में आएगा रासायनिक संगठन। कपास से सेलुलोज तंतु, कपास जो है सेलुलोज तंतु है, तो जितने भी प्लांट फाइबर है उनमें सेलुलोज पाया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कितने से कितने % है, ये आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है रंग। नेक्स्ट है आपका रंग। तो मौलिक रूप से कपास हल्के भूरे या पीले रंग के होते हैं और अब तो हरे और काले रंग के भी उगाए जाने लगे हैं, तो उनके अलग से रंगने की आवश्यकता नहीं है। रचना नेक्स्ट, यानी फिजिकल में क्या है, देखने पे कैसा दिखता है, ऊपरी देखने पे क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं उनको बताना है कॉटन को देखते हुए। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर ये 2 प्रकार के दिखाई देते हैं, अनुप्रस्थ काट या अनुदैर्ध्य काट, यानी एक दूसरे को काटते हुए, या फिर इसे नली के रूप में भी दिखाया जा सकता है, मतलब दिखाई देता है, या फिर किडनी भी बोल सकते हैं, किडनी के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट लंबाई। लंबाई इनकी कितनी है, कैसी है, ये देखना है, ये देखिए दिया हुआ है। अच्छा, परिवलन क्या होता है? प्राकृतिक रूप से ऐंठन आ जाना, ठीक, छोटे होते, लंबाई इनकी छोटी होती है। आर्द्र लघु आकारी लंबाई, तो ये यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया हुआ है। फिर है आर्द्रता। अब उसमें नमी का देखा जाए तो 8% आर्द्रता पाई जाती है, तभी तो पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है। तनाव व मजबूती, तंतु की मजबूती से तात्पर्य होता है घिसावट, घिसावट के प्रति अवरोधक योग्यता। इसे तन्यता सामर्थ्य के रूप में भी इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। फिर है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, जब तंतु जो होता है उसे खींचा जाता है, कपड़ा खींचते हैं तो वो अपनी जगह पे आ जाता है, तो उसमें यानी इलास्टिसिटी अच्छी है, मतलब है, जैसे कॉटन के कपड़े में इलास्टिसिटी नहीं है, खींचने पे वो अपनी जगह पे नहीं आता है, वो वैसे ही रहता है। ऐंठन या परिवलन, यानी उसमें ऐंठन, प्राकृतिक रूप से ऐंठन आ जाना। जब गीला होता है तो अपने आप को मजबूत कर लेता है ना, जब सूखा होता है तो उसे खींचने पे वो अलग अलग हो जाता है, कॉटन का देखा है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व यानी घना हुआ। कपास का तंतु लंबाई में छोटा होता है किंतु इसका अपेक्षित घनत्व अधिक होता है। चमक, नेक्स्ट है चमक। तो जो ये कॉटन का कपड़ा है उसमें चमक का अभाव होता है, खुरदरा होता है, उस पर अलग से कलर की आवश्यकता होती है। मॉइस्चराइजेशन भी अलग से किया जाता है, मॉइस्चर दिया जाता है, क्योंकि कॉटन के कपड़े पे कलर नहीं चढ़ता जल्दी, ठीक है। फिर है प्रतिस्कंदता, रेसिलेंसी। कपास के तंतुओं में प्रतिस्कंदता का अभाव होता है या अपने मौलिक आकार में ही रहते हैं, इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है बुनाई की क्षमता। कपास के तंतु छोटे होने पर भी बुनाई की क्षमता में अति उत्तम होता है। इसका कारण है कि इनमें प्राकृतिक रूप से ऐंठन पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ताप संवाहकता।
अब देखिए, कपास के तंतु लिनन के तंतु के समान अच्छे संवाहक होते हैं, इसलिए सूती वस्त्र गर्मी के दिनों हेतु उपयुक्त वस्त्र माने जाते हैं। इन्हें पहनने पर शीतलता का आभास होता है, ठीक है। और कपड़े गर्मी में पहनते हैं तो चुभते हैं, लेकिन ये कॉटन का कपड़ा, इसमें पहली चीज़ सेलुलोज पाया जाता है, प्लांट फाइबर है, और ये पसीने को ऑब्जर्व करता है। शुष्क ताप का प्रभाव, अब यहाँ पर क्या है, जब प्रेस किया जाता है तो इसे ताप सहन करने की कैपेसिटी होती है कॉटन, और जो कपड़े हैं वो जल्दी चिपक जाते हैं, है ना। तो कॉटन क्या है, सेलुलोज पाया जाता है, प्लांट फाइबर है, और इसमें ताप सहने की क्षमता अधिक होती है। प्रकाश का प्रभाव, तो सूती वस्त्र को लंबे समय तक धूप में रखने पर उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे पीला पड़ जाता है और उसकी मजबूती पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है स्वच्छता और धुलाई। सूती वस्त्र जल्दी मैले हो जाते हैं क्योंकि इसकी सतह खुरदरी होती है, और उसके साथ इसकी यह विशेषता होती है, ये आसानी से धोए जा सकते हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है संकुचन यानी श्रिंकेज। सिकुड़ते नहीं हैं पर पहली धुलाई में सिकुड़ जाते हैं। तो जब कपड़ा खरीद के लाते हैं तो उसे पहले धुल लेते हैं, जिससे जितना उसे सिकुड़ना है सिकुड़ जाता है, फिर उसके बाद सिलवाते हैं, है ना। तो जिससे उसकी जो फिटिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये संकुचन हो गया। नेक्स्ट है सलवट प्रतिरोधक। इनमें सलवटें जल्दी पड़ जाती हैं क्योंकि सूत के तंतु में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का पूर्णतः अभाव होता है। आजकल कई परिसज्जाओं द्वारा सूती वस्त्रों को सलवट प्रतिरोधक बनाया जाता है। सिकन जल्दी पड़ जाती है इसमें सलवट में। नेक्स्ट है अवशोषकता। अब यहाँ पर जैसे बताया गया, पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है, या फिर कॉटन को ही ले लीजिए, कॉटन मतलब अभी भी रेशा ना बना हुआ हो, रुई हो, उसे पानी में डाला जाए तो फूल जाता है ना। पानी जो है उसे ऑब्जर्व कर लेता है पानी में, ठीक है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है कॉटन। फिर नेक्स्ट है रगड़ का प्रभाव। तो सूती वस्त्रों पर रगड़ प्रतिरोधक यानी रगड़ का उपयोग सूती वस्त्र पर किया जाता है, और वस्त्र को यानी इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है रासायनिक विशेषता। तो ये भौतिक विशेषता हो गई। अब रासायनिक विशेषता में देखेंगे अम्ल का प्रभाव। तो अम्ल का प्रभाव पड़ता है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। ये देखिए, अम्ल के प्रभाव में ये नाम याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, और नाइट्रिक अम्ल में कपास पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्षार की प्रतिक्रिया। सूती वस्त्र धोने में जो साबुन का प्रयोग किया जाता है उसमें क्षार होता है, लेकिन इन पर क्षार के मंद घोल का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। तीव्र क्षार सूती वस्त्रों का रंग खराब कर देता है तथा इनके प्रयोग से रेशे कमजोर हो जाते हैं। विरंजक का प्रभाव। अब ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ेगा। कपास को साधारण घरेलू विरंजक के साथ सुरक्षित रूप से और आसानी से विरंजित किया जा सकता है, किंतु वस्त्र को विरंजक के घोल में डालने से पूर्व अच्छी तरह से घोल लेना चाहिए, ठीक है, धुल लेना चाहिए। यानी जब ब्लीच किया गया है उसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। नेक्स्ट है रंगों के प्रति सदस्यता। तो शीघ्र रंग नहीं चढ़ते हैं इस पर, जो ये कॉटन का कपड़ा है उस पर शीघ्र रंग नहीं चढ़ते हैं। फिर है पसीने का प्रभाव। अब यहाँ पर देखिए पसीने का प्रभाव, इसमें अम्लीय पसीना कपास को हानि पहुँचाता है। नेक्स्ट है कीड़े व फफूंदी। तो इसमें कीड़े तो नहीं, लेकिन फफूंदी लग जाती है। जब सीलन युक्त जगह पर रखते हैं कॉटन का कपड़ा या अलमारी में जहाँ सीलन है, तो उसमें फफूंदी लगने की आशंका रहती है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, इनके प्रोडक्शन के बारे में। कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कपास का ओटना यानी चुनना, काट तैयार करना, फिर से मिल में भेज देते हैं, फिर गांठों को मिल में ही गांठों को खोला जाता है, आपस में मिलाया जाता है, कपास को धुना जाता है ना, कपास को धुनना, कंघी करना, पोनी बनाना, खींचना, ठीक है, फिर कताई करना, बुनाई करना और परिसज्जा करना। फिर इनकी भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली भौतिक विशेषता है जिसमें रासायनिक संगठन सेलुलोज पाया जाता है, कितनी मात्रा में देख लीजिए, रंग कैसा होता है, रचना कैसी होती है, फिर लंबाई और आर्द्रता, तनाव व मजबूती, प्रत्यास्थता, इनको देखेंगे। फिर ऐंठन या परिवलन, घनत्व, चमक, प्रतिस्कंदता, बुनाई की क्षमता, ताप संवाहकता, शुष्क ताप का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, स्वच्छता एवं धुलाई, संकुचन, सलवट प्रतिरोधक, अवशोषकता, रगड़ का प्रभाव, और उसके बाद रासायनिक विशेषता आ जाएगी ये
उसमें अम्ल का प्रभाव, जिसमें नाम याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इससे पूर्णतया कॉटन नष्ट हो जाता है। फिर क्षार की प्रतिक्रिया, विरंजक का प्रभाव, रंगों के प्रति सादृश्यता, फिर पसीने का प्रभाव और कीड़े व फफूंदी का प्रभाव, तो इसमें लिखना होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉटन को देख करके ही पता लगाया जा सकता है, जैसे कीड़े या फफूंदी का प्रभाव कॉटन पे पड़ता है नहीं पड़ता है, तो घर पे यूज़ करते ही हैं तो इससे पता जान सकते हैं। रंग कैसा होगा, ये सब चीज़ें अपने आप ध्यान दे सकते हैं कि हाँ जैसे यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह का उनकी विशेषता क्या है वो देख के ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉटन का फाइबर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो रेसें हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।